हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारा ये CGL 2023 प्रीवियस पेपर का जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन चल रहा है, आज हमारा ये 5वां दिन है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंटेंस यहाँ पे इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सीक्रेट और कंसर्निंग गॉड। कह रहा है कि किसी भी पवित्र चीज का या भगवान से संबंधित किसी चीज का तिरस्कार करना, डिसरेस्पेक्टफुल बातें करना को क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ब्लास्फेमी बोलते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान का निंदा, ईश्वर निंदा। एक वर्ड में अगर बोले तो ईश्वर निंदा। चलिए बाकी के सारे ऑप्शन समझ लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन और अननोएबल, यानी भगवान की जो विद्वती है, जो भगवान है या धरती पर नहीं है, ये चीज जो है अनजान है, इसे लोग नहीं जानते हैं, तो इसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। पैंथेइज्म, पैंथेइज्म का एक वर्ड में बोलते हैं सर्वेश्वरवाद। पैंथेइज्म का मतलब सभी भगवानों की पूजा, ये मानना कि भगवान पूरे विश्व में हर जगह विद्यमान है और भगवान से हर चीज जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं पैंथेइज्म। थेइज्म का मतलब विश्वास करना कि धरती पर भगवान है। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है ये मानना पैंथेइज्म बोलते हैं। और मैंने ऑलरेडी पहले क्लासेस में बताया है, अथेइज्म इसका एंटोनिम हो जाता है, यानी ये नहीं मानना कि भगवान है, इसको बोलते हैं नास्तिक। और थेइज्म को बोलते हैं आस्तिक। चलिए, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन PQRS है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है PQRS, इसमें आपको पैराजम्बल दिया गया है, इसको सीक्वेंस में बैठाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को पढ़ लेंगे और जो भी लॉजिक मैंने बताया है, पहली बात तो जो लोग ये डायरेक्ट 5वां वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले शुरू से वीडियो देखें, पहला सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे और लॉजिक लगाएंगे कि कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा, कौन किसके बाद आएगा, जो मैंने इसके रिगार्डिंग ट्रिक्स भी बताया हुआ है पिछले क्लासेज में, तो एक बार जाके देख लीजिए आप लोग। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव फुल डिजिटलाइजेशन। इस संसार में बहुत सारी ऐसे देश हैं जिन्होंने फुली डिजिटलाइजेशन को हासिल कर लिया है, यानी जो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हैं। अगला सेंटेंस है इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन। शुरू में पूरा विश्व जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर परिवर्तित हो गया। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। ऑप्शन सी जो है, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। इस प्रकार का जो इंटरनेट है वो मेटावर्स के नाम से जाना जाता है। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट इज अबाउट टू चेंज इनटू ए बेटर एंड न्यूअर वर्जन। ये कह रहा है कि ये इस प्रकार का विद्यमान इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो हमें एक्सेस देता है, वेरियस बहुत सारे पहलू में एक्सेस देता है। इट इज अबाउट टू चेंज इनटू ए बेटर एंड न्यूअर वर्जन। यह एक बदलाव है, एक नए वर्जन की ओर, एक बेटर वर्जन की ओर। पांचवा जो सेंटेंस है, द मेटावर्स इज एन intriguing technology that has been described as the newer version of the internet। मेटावर्स जो है एक न्यूअर वर्जन, इंटरनेट का नया वर्जन है। देखिए यहाँ पे अब हम लॉजिक लगाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा या पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। देखिए सी के बाद आपका ई आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार का जो इंटरनेट है उसे हम मेटावर्स के नाम से जानता है। ए, मेटा के पहले ए आ गया और फिर यहाँ पे मेटा को डिफिनिट आर्टिकल के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी मेटा की बात हुई है, तो सी के बाद आपका ई आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इन चार ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन में सी के बाद ई है।
ठीक है, आपको लॉजिक एक मिला। देखिए पहला ऑप्शन में सी के बाद ई है, दूसरा ऑप्शन में सी के बाद ई है, बाकी किसी ऑप्शन में सी के बाद ई नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा कि डी से स्टार्ट होगा। देखिए अब पढ़ते हैं। देखिए बी से कह रहा है कि शुरू शुरू में द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन। तो बात देखिए, बी के बाद आपका ए आएगा, ठीक है, पर यहाँ पे बी के बाद सी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शुरू में जब कोई बात शुरू की करते हैं फिर उसके बाद करते हैं। देखिए डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है शुरू शुरू में, तो ऑब्वियसली इनिशियली कह रहे इनिशियली शुरू शुरू में पूरा विश्व डिजिटलाइजेशन की ओर ट्रांजिशन हुआ, अग्रसर हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन, और बहुत सारे देशों ने पूरे विश्व में पूर्णतः डिजिटलाइजेशन को हासिल कर लिया है। तो बी के बाद यहाँ पे ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे बी के बाद ए है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी सी ई बी ए। अब डी स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाएगा, कैसे? दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का विद्यमान इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो हमें एक्सेस देता है बहुत सारे पहलुओं पर, और फिर कह रहा है कि इस प्रकार के इंटरनेट को हम मेटावर्स के नाम से जानते हैं। डी के बाद सी, ये भी तगड़ा लिंक है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, और ये वर्ड है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए विशाल मात्रा में जब आग जलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जिन्होंने हमारा शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, हम भारत दर्शन पे गए हुए थे। ASO/CSS ट्रेनिंग जब होती है आपकी, तो उसमें भारत दर्शन पर 10 से 15 दिन के लिए घुमाने के लिए ले जाया जाता है। तो हम देखे होंगे आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में, होटल में हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे कोडई कनाल में, वहाँ पे ह्यूज फायर था सेलिब्रेशन के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं बोन फायर। जब होटल में, जैसे कि आप बहुत सारे पुराने मूवीज में देखे होंगे कि बीच में आग जल रहा होता है और चारों तरफ से यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गा रहे होते हैं, कुछ भी म्यूजिक प्ले, कुछ भी कर सकते, तो इसको बोलते हैं, इस आग को बोलते हैं हम बोन फायर। अब देखिए फायर पावर क्या है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं। तो फायर पावर होता है किसी देश की मिलिट्री क्षमता, गोला बारूद कितना है उसके पास, उसकी शक्ति क्या है, उसे बोलते हैं फायर पावर। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किसी देश की क्षमता क्या है, उसे बोलते हैं फायर पावर। देखिए दूसरा आपका वर्ड जो है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी का मतलब होता है सेलिब्रेशन। ओकेजन, सेलिब्रेट करना किसी चीज को, फेस्टिविटी। तो फेस्टिवल से बना है ये वर्ड, फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? त्योहार। तो त्योहार को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका फायर फाइट। फायर फाइट का मतलब हो सकता है बैटल, लड़ाई भी हो सकता है, या फायर फाइट में मान के चलिए कहाँ कहीं आग लग गया और उसमें स्ट्रगल करना आग से बचने के लिए, उसको बोलते हैं फायर फाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। It is reported that she has won a prize money of 10 lakhs as a reality show। अब देखिए यहाँ पे हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और विन का थर्ड फॉर्म होता है वोन, पर इसमें क्या दिया है? विन। तो वोन देखेंगे, हैज के बाद वोन का है, ऑप्शन नंबर डी में आपका है हैज वोन, सी हैज वोन। ठीक है, तो रियलिटी शो में उसने प्राइज मनी के तौर पर 10 लाख जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है। जोसेफ ओपन द बाइबल, जोसेफ ने बाइबल को खोला। तो ये दोस्तों ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ पिछले क्लासेज में कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बाइबल, अब बाइबल के साथ वाज आएगा कि वर आएगा? तो देखिए बाइबल के साथ आपके वाज आएगा,
ऑप्शन नंबर सी, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं। बाइबल वाज ओपनड बाय जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। He promised them that he would sure repay the loan urgently. अब इसमें एरर कहाँ है? ये तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें एरर है, दैट ही वुड श्योर रिपे। देखिए यहाँ पे रिपे जो है वो वर्ब है, और वर्ब को जब कोई चीज क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो एडवर्ब होता है। यानी श्योर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, हमें क्या चाहिए, श्योर का एडवर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्योरली। उसने वादा किया कि वो निश्चित रूप से आपका लोन पे कर देगा। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, आपको गुलिबल का एंटोनिम बताना है। गुलिबल, गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला आदमी, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकते, या हर किसी के बात पर कोई कुछ कहता है उसे इजीली मान लेता है, सत्य मान लेता है, तो उसे बोलते हैं गुलिबल। अब देखिए इसका एंटोनिम बताना है, पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्रेडुलस, क्रेडुलस इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्रेडुलस वो व्यक्ति है जो इजिली किसी की बातों पे विश्वास कर लेता है, टू विलिंग टू बिलीव। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, प्लाइंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। चलिए अब सिंपल, साधारण, तो ये तो इसका एंटोनिम होने से रहा, तीनों नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। साइनिकल का मतलब होता है जो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता है, दोषदर्शी होता है, हर चीज को अच्छे से परखता है, निंदा करता है। साइनिकल दोषदर्शी, निंदक होता है किसी चीज का, आसानी से किसी चीज को विश्वास नहीं कर लेता है, उसे बोलते हैं सिनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आपको इसमें पैसिव वॉइस बताना है। द बॉल ऑफ यार्न वाज बीइंग नर्स्ड बाय द किटेन। किटेन का मतलब है बिल्ली का बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा, द बॉल, अब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए तो वाज बीइंग नर्स्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव क्या होगा, वाज प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए तो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसमें, इज प्लस ये वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैज बीन है, तो ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सारे गलत हो गए। द किटेन वाज नजिंग द बॉल ऑफ यार्न, यानी जो धागा होता है जिसे स्वेटर बुनते हैं, उस धागे के साथ बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था। जेंटली किसी चीज को टच करने का होता है नज, नज का मतलब जेंटली किसी चीज को टच करना या पुश, धक्का देना। चलिए नेक्स्ट आपको फिलर बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। ही वाज complimented for his appearance, his shirt dash his trousers perfectly। कि होमोनिम जानते हैं आप, होमोनिम का होता है कि एक जैसे स्पेल्ड आउट होंगे वर्ड, पर उनका जो मीनिंग होगा अलग अलग होगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट होता है, देखिए एक COMPLI होता है, एक CMPLE होता है। तो CMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, कमेंट करना। और ऑप्शन जो डी है उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज का पूरक होना, टू एड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सुने होंगे, पूरक कोण। किसी चीज को ये पूरक करता है, एड ऑन करने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलती है। अब जैसे होमोनिम के बारे में अगर बात करें, जैसे कि एक वर्ड है, मान के चलो बार्क, इस बार्क का मतलब होता है भौंकना, कुत्ते का भौंकना भी होता है, और बार्क का मतलब पेड़ का छाल भी होता है, पेड़ का जो बाहरी आवरण होता है ट्री का, तो ये आपका हो जाता है होमोनिम बोलते हैं इसको। ठीक है,
आपका देखिए, अब कह रहा है कि ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है लुक, दिखावा, किसी व्यक्ति को कौन कैसे दिखता है, तो वो उसे अब उसके अपीयरेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला, तारीफ हुआ। हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली, उसका जो शर्ट था उसे उसके ट्राउजर से परफेक्टली क्या कर रहा था, उसको कंप्लीट कर रहा है, पूरे ड्रेस को क्या कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था। तो कम्प्लीमेंटेड, हिज शर्ट कम्प्लीमेंटेड हिज ट्राउजर्स परफेक्टली, पूरक के तौर पे काम कर रहा था। ठीक है, क्योंकि शर्ट और पैंट दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरे ड्रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपका प्रतियोगिता, कंपेयर करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सेम चीज़ है, तो ये होगा नहीं। कमेंटेंट, कमेंट करना यानी किसी को टिप्पणी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आपका एक नीचे दिए गए सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन है पेट्रोल। अब ये भी होमोनिम है, इस पेट्रोल में कौन सा सही है? ये सारे जो है ना ये गलत है। सबको पता है PETROL पेट्रोल होता है। आपको पेट्रोल का सही मीनिंग, सही स्पेलिंग बताना था। चलिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ गया नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें आपको कैरियर का बताना है कि कौन सा कैरियर सही है। गुड्स वर टेकन ऑन ए पब्लिक कैरियर, मैंने पिछले क्लास में बताया था। देखिए कैरियर बार बार एसएससी में क्या होता है कि एक ही वर्ड, एक ही दो चार चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। कैरियर का बताया, फिर देखिए कैरियर आ गया। तो गुड्स वर टेकन ऑन ए पब्लिक कैरियर, मैंने बताया था जो सामान ढोने वाला जो चीज होता है, जैसे ट्रक हो गया, कुछ भी हो गया, उसको पब्लिक कैरियर बोलते हैं। कैरियर यानी ढोना, ये ऑप्शन नंबर सी होता है कैरियर। इस कैरियर का मतलब होता है सी, इस कैरियर का मतलब होता है प्रोफेशन। आप अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर। इसका कोई मतलब नहीं होता है, जो दोनों वर्ड हैं इनका कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, इस कम, ये कुरियर है। इस कुरियर का वो पर्सन होता है जो सामान या कुछ भी लेके आता है, ले जाता है, मैसेंजर का जो काम करता है उसे कुरियर बोलते हैं। पार्सल लाना ले जाना वाला जो व्यक्ति होता है उसे कुरियर बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें रिडीम का आपको एंटोनिम बताना है कि रिडीम का मतलब क्या होता है। देखिए रिडीम होता है किसी चीज को भुनाना, किसी चीज का रिवार्ड वापस लेना। जैसे कि मान के चलो आपको किसी ने कोई 10,000 का चेक काट के दे दिया और आप चेक लेकर गए बैंक में और उससे पैसा अपना वापस ले लिया चेक से, तो उसको रिडीम करना बोलते हैं। समझ गए? अब जैसे आप किसी कुछ कूपन जीतते हैं, कोई पेमेंट वगैरह करते हैं ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू और आपको कूपन मिलता है, आप उस कूपन को रिडीम करते हैं, उस कूपन का यूटिलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडीम करना। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम अब चारों अपने ऑप्शन को देखते हैं। फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, टू अबंडन। डिप्लोर का मतलब होता है किसी चीज से डिसअप्रूव, किसी चीज से सहमत नहीं होना, या डिप्लोर करना, पश्चाताप करना, रोना, सब डिप्लोर का मतलब होता है। फॉरफिट का मतलब होता है लॉस, लॉस के तौर पर पे करना, पेनल्टी। इम्बेजल का मतलब होता है गबन करना। फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट यूज करना, यानी पैसों का गबन करना, धोखाधड़ी करना, इम्बेजल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फॉसेट त्यागना, रिडीम होगा नहीं, डिप्लोर खेद पश्चाताप, इम्बेजलमेंट नहीं होगा। रिडीम में क्या होता है कि आपको पैसे, आप रिवार्ड मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं। फॉरफिट में आप लॉस की भरपाई, आप क्या कर रहे हो, भरपाई कर रहे हो, पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका फॉरफिट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेज। नीचे दिए गए अंडरलाइन इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब है शासन करना, कंट्रोल करना एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन में, टू बी इन चार्ज होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इस इडियम का मीनिंग होता है किसी से दूरी बनाए रखना, किसी चीज से परहेज करना,
तो अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी से फ्रेंडली नहीं होना। तो अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी से दोस्ती नहीं बनाए रखना, मतलब एक हाथ की दूरी जो है मेंटेन करना किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपको क्या करना है कि वेन का सिनोनिम बताना है। कि सीजीएल के एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है आपका वोकैब सेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वोकैब से आते हैं, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सबसे ज़्यादा किस चीज़ आता है? वोकैब से। द एफर्ट्स विल बी इन वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। हमारा जो प्रयास है वो बेकार चला जाएगा यदि हम प्रोजेक्ट को टाइम पर नहीं रिपोर्ट करते हैं तो। वेन मतलब होता है यूजलेस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, डिलाइटफुल मतलब आनंदमय, फुल ऑफ एंजॉय, सेंसिबल मतलब समझदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। इसमें कौन सा? टायर्ड मतलब थका हुआ। अब यहाँ पे एक पेल वर्ड आता है जो ये होता है जिसमें रंग उड़ा हुआ होना, फीका पड़ जाना, बॉडी का कलर जो होता है अगर फीका पड़ता है, पीलापन आ जाता है, उसे पेल बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पेल है, ये स्पेल का मतलब होता है बकेट, बाल्टी। तीसरा बॉल मतलब होता है जिस कफिन जो होता है, जैसे ईसाई लोग जो मरते हैं उनका जो कफिन होता है ऐसे। उस पर जो कपड़ा ढका हुआ था व्हाइट कलर का, उससे बोलते हैं पॉल। पील मतलब होता है छीलना, छिलका निकालना किसी फ्रूट का, किसी सब्जी का। ठीक है, तो पैल, बकेट, पेल मतलब होता है शरीर का रंग फीका पड़ जाना या रंग उड़ जाना, उसे पेल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे द पेशेंट, ऑब्वियसली कोई बीमार है तो उसका शरीर का रंग क्या हो जाएगा? पेल, फीका पड़ेगा और वो थका हुआ दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, और इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके बदले में क्या आएगा आपको, इसके बदले में क्या आएगा आपको बताना है। फुलिंग। देखिए, नटवर वाज ए फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। नटवर एक धोखेबाज आदमी है और हमेशा दूसरों को ठगने के फिराक में लगा रहता है। तो फुलिंग नहीं होगा, यहाँ पे डिसीव होगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है V1, उद्देश्य को दर्शाने के लिए एम। बिट्रे मतलब धोखा देना होता है किसी को। तो आईएनजी फॉर्म मतलब यहाँ पे नहीं होगा। चीटिंग, चीटिंग का मतलब चीट करना है। रिवील का मतलब होता है सीक्रेट को उजागर करना है। सब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंसेंट का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, एग्री होना। कंसेंट मतलब सहमत होना होता है। एवर्ट का मतलब होता है एवॉइड समथिंग, प्रिवेंट और अवॉइड समथिंग, किसी चीज से परहेज करना या किसी चीज को टालना। एसेंट का हो जाएगा आपका सहमत होना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, इंटरप्ट करना। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है असहमत, ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। एसेंट और डिसेंट ये एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेस टू प्ले गेम एंड बेट ऑन देम, वो जगह जहाँ पे आप गेम खेलते हैं और उन पे पैसे लगाते हैं, यानी सिंपली बोले तो गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं कसीनो। कसीनो में क्या होता है? गेम खेलते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं। मोटेल का मतलब और होटल का मतलब, देखिए होटल सबको पता है, होटल होता है, मोटेल होता है जहाँ पर जो होटल हाईवे के किनारे होता है, हाईवे के जो किनारे होता है उनको बोलते हैं मोटेल। जैसे मुख्य तौर पर जो
वाहन चालकों के लिए, कार ट्रक ड्राइवर्स के खाने के लिए जो होता है मोटर, देखिए मोटर के साथ करेंगे मोटर, तो मोटर चालकों के लिए जो होटल होता है उसे मोटेल बोलते हैं। पब होता है जहां पे आपको शराब मिलता है, यानी मधुशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको एरर बताना है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और आपको एरर बताना है किस पार्ट में है। तो देखिए, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। देखिए, यहाँ पे ही कुड पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और यहाँ पे करण कॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कॉल्ड। अब देखिए, अब जैसे करण है जो नेक्स्ट डे के ऑर्डर के लिए रेस्टोरेंट को कॉल करता है, तो कॉल कर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो एक रूटीन वर्क को दर्शाता है, वही काम जो बार बार होता है, तो डेली तो नहीं करता है, आज अभी कॉल किया है ना, तो कॉल किया, कॉल्ड, और ऑर्डर दिया। ठीक है, चलिए अब अगला जो है आपका 21 से 25 कंप्रीहेंशन है, और इसमें आपको पढ़ना है, जो इसमें कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट है, और मान क्लोज टेस्ट जो है एक प्रकार का फिलर ही है, ये बशर्ते कि फिलर में एक सेंटेंस होता है उसमें फिल करना है, इसमें ढेर सारे सेंटेंस है उसमें फिल करना है, तो बस ये क्या है, फिलर है आपका। चलिए पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस पूरे क्लोज टेस्ट को बिना फिलअप किए हुए पढ़ें, फिर उसके बाद ये सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। We must understand that people can process very little information presented orally. So, it is dash particularly for a teacher to realize that the student have sometimes listened to 3 or 4 teachers dash you. कह रहा है कि यह बात हमें अवश्य समझनी चाहिए। People can process very little information presented orally. देखिए, अगर आप क्लास कर रहे होंगे, जब एक साथ 3 से 4 क्लासेज करते हैं, क्लास में पढ़ने जाते हैं, तो कह रहा है कि बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आप किसी इंफॉर्मेशन को ओरली ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते, ओरली उस चीज़ को याद नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। देखिए, कह रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ओरली प्रेजेंट नहीं कर सकते, भूल सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सो इट इज डैश पार्टिकुलरली फॉर ए टीचर, तो यह एक टीचर के लिए क्या है, अर्जेंट है, इमटेरियल है, अननेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले बी और सी ऑप्शन जो है वो उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इमटेरियल मतलब होता है बिना किसी बात का, जिसका कोई लॉजिक ना हो, इस मतलब जो रीजनेबल ना हो, जो प्रैक्टिकल ना हो, और अननेसेसरी मतलब आवश्यक नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे बात आवश्यक ही है, तभी टीचर को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि 1 से 7 3 से 4 टीचर को सुन लिए होते हैं, और उसके बाद मान के चलिए आप चौथे नंबर टीचर है, पढ़ाने आते हैं, और आप ओरली सारा इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, तो वो लोग उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग मेथड अपनाना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को उनके लिए ईजी हो समझना और उनको रिटेन करना, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी टीचर के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं, अर्जेंसी तो अलग चीज़ हो गई। तो किसी टीचर के लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इस बात को समझे, अनुभव करे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी वो ऑलरेडी 3 से 4 टीचर को आपसे पहले सुन लिए थे, क्योंकि आपके बाद के सुनने का कोई मतलब नहीं। अगर आप पहला टीचर है, आपने ओरली आके पढ़ा दिए तो ठीक है, लेकिन आपसे पहले 3-4 टीचर का पढ़ लिए हैं, फिर आप ओरली आके पढ़ाए तो दिक्कत हो सकता है याद ना हो, समझ में ना आए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें, 4 टीचर्स बिफोर यू होगा, न कि आफ्टर यू या बिहाइंड यू, आपके पीछे भी। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, तो ये तो नहीं होगा, बिहाइंड का मतलब पीछे नहीं है, और आफ्टर भी नहीं, यहाँ पे बिफोर, क्योंकि अगर आपसे पहले 3 से 4 टीचर का पढ़ चुके हैं और आप भी ओरली पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए। सो द टीचर मस्ट हैव props like notes, handouts and slides that will make the learning material dash
alive for students and stay that way with them. इसलिए शिक्षक को अवश्य ही नोट्स बनाने चाहिए। प्रॉप्स लाइक नोट्स मतलब कलरफुल नोट्स, थोड़ा इंटरेक्टिव नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स। स्लाइड्स मतलब जब पीपीटी से पढ़ाते हैं तो स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे स्लाइड्स होने चाहिए। विल मेक द लर्निंग मटेरियल डैश अलाइव। कैसा अलाइव? स्टे, डिपार्ट, गो, कम। डिपार्ट मतलब जाना। देखिए अब बात यहाँ पे जब आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट के पास कोई भी चीज़ को उनके माइंड में उस चीज़ को लाना है कि उसको यहाँ से डिपार्ट कराना है, उसको लेके जाना है, नहीं ना, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। अब देखिए बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे तो कह रहे एंड स्टे दैट विद देम, उसको किसी चीज़ को ऐसे पढ़ाना है कि वो उनके साथ रह जाए। तो यहाँ पे स्टे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम। कम अलाइव। कम अलाइव का मतलब एक्साइटिंग, इंटरेक्टिव कोई चीज़ हो, मतलब ऐसे चीज़ के माध्यम से आप पढ़ाएं कि वो उन बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो और वो उनके साथ ही रह जाए। एंड स्टे दैट वे विथ देम, और वो उसी तरीके से उनके पास रुक जाए, उनके माइंड में रिटेन हो जाए। ठीक है, चलिए 24 के लिए पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। ए विजुअल एड लिटिल मोमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन। अ विजुअल एड मतलब एक सहायता। विजुअल एड मतलब जैसे कोई चीज़ आप दिखा के पढ़ाते हैं, दिखा के उस चीज़ को, मान के चलिए आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो ट्रायंगल का एक 3D इमेज वगैरह बना के कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको बना के अच्छे से दिखाएं। ए लिटिल मोमेंट ऑफ कलर, और उसको कलरफुल अगर आप करते हैं उस चीज़ को, विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन, तो ये क्या होगा, स्टूडेंट्स का अटेंशन को गेट करेगा, अटेंशन को। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डैश इज दैट, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो क्या यहाँ पे क्या करने के, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है रियलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ही बोला कि टीचर को रियलाइज करना है। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा चीज जो रियलाइज करने के लिए है, दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट। जब लंबे सेंटेंस होते हैं और जो सिंपली फास्ट तेजी से बोले जाते हैं वो बिल्कुल भी बच्चों को समझने के लिए मुश्किल होता है। देयरफॉर इसलिए डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली, इसलिए आपको ज़रूरत है छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करने के लिए जो कि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए उसी क्षण, इंस्टेंटली। तो कंपलसरी है कि मैंडेटरी है, प्रोहिबिटेड है, डैश। देखिए प्रोहिबिटेड नेगेटिव मीनिंग लेके चला, इसलिए आपको ये मना किया था कि आप छोटे सेंटेंस यूज ना करें, बिल्कुल गलत है। आपको क्या हो जाएगा, ये कंपलसरी भी नहीं है, आप किसी को कंपलसरी नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैंडेटरी, यहाँ पे हो जाएगा एडवाइजेबल, मतलब आपको एडवाइस, सलाह दिया जाता है। टीचर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे सलाह दे सकते हैं, है ना, सलाह दिया जाता है कि आप इस छोटे सेंटेंस का यूज करें ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया, होप आशा करते हैं कि आपको ये सलूशन समझ में आया होगा। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, आपका रिप्लाई देंगे और आपको समझा देंगे वो चीज़ को, ठीक है, जो कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और CGL 2023 का जो CGL 2024 का एग्ज़ाम है आपका बिल्कुल जल्द ही होने वाला है और सारे लोग अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। तो आपको अपने तैयारी को बेहतर करना है, तभी आपका रैंक अच्छा आएगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर CGL 2024, ठीक है दोस्तों।